हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी न्यूज़ पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो लास्ट तक हमारे इस चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। श्रीलंका में इमरजेंसी लागू, राष्ट्रपति के भागने से कोलंबो में नाराज प्रदर्शनकारियों का उग्र प्रदर्शन, संसद की तरफ बढ़ रहे। तो दोस्तों, आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव भाग गए हैं। तो दोस्तों, राजपक्षे के देश छोड़ने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया है। तो दोस्तों, राजधानी कोलंबो की सड़कों पर प्रदर्शनकारी जमकर उत्पात कर रहे हैं। लोगों के उग्र विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, हजारों की तादाद में लोग संसद के भवन की तरफ मार्च कर रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प भी हुई है। वहीं दोस्तों, इस वजह से पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है। वहीं दो गुट भी आपस में भिड़ गए हैं, जिससे 12 लोग घायल हो गए हैं। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि श्रीलंकाई एयरफोर्स मीडिया डायरेक्टर ने कहा है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, फर्स्ट लेडी और 2 बॉडीगार्ड्स को मालदीव जाने के लिए रक्षा मंत्रालय से इमिग्रेशन, कस्टम और बाकी कानूनों को लेकर पूरी अनुमति दी गई है। तो दोस्तों, 13 जुलाई की सुबह उन्होंने एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट उपलब्ध कराया गया था। तो दोस्तों, श्रीलंका की प्रमुख विपक्षी पार्टी समागी जाना बालवेगिया के प्रमुख सजित प्रेमदासा श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ISIS ने कश्मीर में कांस्टेबल मुश्ताक अहमद की हत्या की जिम्मेदारी ली। हमले में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। तो दोस्तों, ISIS ने कांस्टेबल मुश्ताक अहमद की हत्या की जिम्मेदारी ली है। तो दोस्तों, बीते मंगलवार श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में आतंकवादियों ने नाके पर तैनात पुलिस दल पर फायरिंग की थी, जिसमें मुश्ताक अहमद की अस्पताल में मौत हो गई थी और हमले में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। तो दोस्तों, कांस्टेबल मुश्ताक अहमद की हत्या की जिम्मेदारी ISIS ने ली है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कर्नाटक हिजाब विवाद की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार, हाई कोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। तो दोस्तों, कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। तो दोस्तों, इस मामले में अगले हफ्ते किसी भी दिन सुनवाई हो सकती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। वहीं दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश NV रमन, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर किया था कि मामले बहुत पहले दायर किए गए थे, लेकिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने बाकी थे। तो दोस्तों, भूषण ने कहा कि लड़कियां पढ़ाई से बाहर हो रही है। तो दोस्तों, वही पीठ ने कहा कि इसे अगले हफ्ते किसी समय इस मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा। तो दोस्तों, बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद उस समय शुरू हुआ था जब उडुपी के एक सरकारी स्कूल में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में जाने पर रोक लगा दी गई थी। तो दोस्तों, इसे लेकर देश के कई हिस्सों में काफी प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान 8 फरवरी को मांड्या में PES कॉलेज के अंदर भगवा शॉल पहने लड़कों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे। तो दोस्तों, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया था। जय श्री राम के नारे लगाती भीड़ के सामने 19 साल की मुस्कान खान ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे। तो दोस्तों, इसके बाद मामला कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि हिजाब इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है, इसलिए राज्य सरकार को इसे स्कूलों के अंदर यूनिफॉर्म का हिस्सा बनाने के लिए निर्देश नहीं दिया जा सकता। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश भर में 16,107 नए केस मिले, पिछले दिन के मुकाबले करीब 3 गुना मौतें बढ़ी। WHO ने कहा महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, देश में एक ही दिन में कमी के बाद फिर से कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मंगलवार को 16,107 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं दोस्तों, पिछले दिन की तुलना में 5,392 केस अधिक मिले हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 24 घंटों में 17 से बढ़कर 45 हो गई है। तो दोस्तों, देश में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1,30,579 हो गई है। वहीं सोमवार को इसका आंकड़ा 1,30,456 था। तो दोस्तों, देश भर में सबसे ज्यादा मामले पश्चिम बंगाल से आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में यहाँ 2,659 केस दर्ज किए गए हैं। तो दोस्तों, कोरोना से यहाँ 5 लोगों की जान गई है। राज्य में एक्टिव केस 25,800
280 है। वहीं दोस्तों देश में सबसे ज्यादा मौतें केरल में हुई है। पिछले 24 घंटों में 17 संक्रमितों ने अपनी जान गंवा दी है और राज्य में 2211 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं मंगलवार को पॉजिटिविटी रेट यहाँ पर 15.60% दर्ज की गई है। तो दोस्तों वहीं WHO के चीफ टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कोविड-19 महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में कोरोना के लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। इससे साफ दिख रहा है कि वायरस खुलेआम दौड़ रहा है। तो दोस्तों टेड्रोस ने आगे कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट के आने की संभावना अभी भी बनी हुई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश में अब तक 9% से ज्यादा बारिश। मुंबई के वसई में लैंडस्लाइड, कई लोग दबे, रेस्क्यू जारी। गुजरात में अब तक 69 लोगों की मौत। तो दोस्तों मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल और महाराष्ट्र समेत देश के 25 से ज्यादा राज्यों में बारिश हो रही है। तो दोस्तों मुंबई के पालघर के वसई इलाके में बुधवार को लैंडस्लाइड में कई लोगों के दबे होने की खबर है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना हुआ है, जिसकी वजह से अगले 4 दिन तक छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। तो दोस्तों मंगलवार को पूरे देश में 279 मिमी बारिश दर्ज हुई है। देश के कई जिले ऐसे हैं जो अभी भी अच्छी बारिश के लिए तरस रहे हैं। तो दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक देश में अब तक औसत से 9% अधिक बारिश हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारत की इंग्लैंड पर रिकॉर्ड जीत, 48 साल में पहली बार 10 विकेट से हराया। तो दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है। टीम ने ऐसा खेल दिखाया जैसे जीतने के साथ रिकॉर्ड बनाने मैदान पर उतरी हो। तो दोस्तों बुमराह की अगुवाई में पहले बॉलर्स ने अंग्रेजों को सिर्फ 110 रनों पर समेट दिया। फिर 48 साल में पहली बार इंग्लिश टीम को 10 विकेट से हराया। तो दोस्तों आपको बता दें कि ओवल में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 10 विकेट से हरा दिया। 48 साल में पहला मौका है जब भारत ने इंग्लैंड को 10 विकेट से हराया है। तो दोस्तों बुमराह और शमी की तेजी के सामने इंग्लिश टीम 110 रन ही बना पाई। बुमराह ने 19 रन देकर 6 विकेट लिए। इसके बाद रोहित शर्मा के 76 और शिखर धवन के 31 रनों की मदद से भारत के 19वें ओवर में मैच जीत लिया गया। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आदिवासी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता के विवादित बोले, विचारधारा पर भी उठाए सवाल। तो दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव से पहले कांग्रेस नेता अजय कुमार ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। तो दोस्तों उन्होंने कहा है कि हमें मुर्मू को आदिवासी का प्रतीक नहीं बनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने एनडीए उम्मीदवार की विचारधारा पर भी सवाल उठाए हैं। तो दोस्तों हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है और इसे मुर्मू का अपमान बताया गया है। तो दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रमों के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होने हैं। तो दोस्तों उन्होंने कहा है कि यह द्रौपदी मुर्मू के बारे में नहीं है। यशवंत सिन्हा अच्छे उम्मीदवार है और मुर्मू जी भी शालीन है, लेकिन दोस्तों वह भारत की बड़ी दुष्ट विचारधारा को दिखती है। तो दोस्तों हमें उन्हें आदिवासी का प्रतीक नहीं बनाना चाहिए। हमारे पास राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है और हाथरस हो गया है। वहीं दोस्तों उन्होंने कहा है कि समान विचारधारा वाली सभी पार्टियों को विपक्ष उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के लिए वोट करना चाहिए। कुमार ने कहा प्रतीक बनाना और देश के लोगों को बेवकूफ बनाना ही मोदी सरकार का काम है। यह देश की आत्मा की लड़ाई है और एक जैसी विचारधारा वाली सभी पार्टियों को यशवंत सिन्हा के लिए वोट देना चाहिए। तो दोस्तों खास बात यह है कि अगर मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीत जाती है तो वह देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होगी। तो दोस्तों साल 2015 से 2021 तक वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी है और उनका जन्म ओडिशा के मयूरभंज में हुआ था। इसके अलावा वह भाजपा में साल 2002 से लेकर 2015 तक कई एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य समेत कई अहम पदों पर भी रह चुकी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आतंकियों के निशाने पर थे नुपुर समर्थक। पाक ने राजस्थान में बनाई थी 40 लोगों की टीम। तालिबान की तर्ज पर सिर काटने का था प्लान। तो दोस्तों बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद से देश में लोग दो हिस्से में बटे हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों जिसमें एक हिस्सा उनके बयान का समर्थन कर रहा था और दूसरा हिस्सा उनके बयान की आलोचना। तो दोस्तों इस बयान के बाद नफरत की आग कुछ इस तरह फैली कि आतंकी भी इस विवाद के बाद अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए नुपुर समर्थकों को निशाना बनाने की साजिश रच
पहुंचने लगे। तो दोस्तों दरअसल मामले में जो जानकारी सामने आई है वो चौंकाने वाली है। नुपुर के बयान के बाद राजस्थान के उदयपुर में केवल कन्हैयालाल ही निशाने पर नहीं थे, बल्कि पाकिस्तानी संगठन दावत-ए-इस्लामी और आतंकियों ने राजस्थान में 40 लोगों की टीम को तैयार कर लिया था और इस टीम का काम नुपुर के समर्थक में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों को निशाना बनाना था। तो दोस्तों ये 40 लोगों की टीम नुपुर के समर्थकों का सिर कलम करने के लिए तैयार थी और एनआईए और एटीएस की शुरुआत जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। तो दोस्तों दावत-ए-इस्लामी से जुड़े 6 जिलों के लोगों को ये टारगेट दिया गया था कि नुपुर के समर्थन में पोस्ट करने वालों को सबक सिखाए। दोस्तों यह लोग 1 साल से ज्यादा समय से दावत-ए-इस्लाम संगठन से जुड़े थे। इस बात का खुलासा आतंकी रियाज अख्तारी और गोश मोहम्मद की कॉल डिटेल से हुआ है। तो दोस्तों इसमें पाकिस्तान के 10 लोगों के 20 मोबाइल नंबर की जांच की गई है, जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आई। तो दोस्तों इन लोगों को यह टारगेट मिला था कि जिस तरह तालिबान में सिर कलम कर वीडियो वायरल किया जाता है, उस तरह भारत में भी दहशत फैलाए। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 2 दिन की गिरावट के बाद आज शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 324 अंकों की बढ़त के साथ 54,210.10 पर खुला। तो दोस्तों 13 जुलाई को बाजार की शुरुआती बढ़त के साथ हुई है। सेंसेक्स 324 अंक की बढ़त के साथ 54,210.10 पर खुला है। वहीं निफ्टी 61.10 अंक यानी 0.38% की बढ़त के साथ 16,119.40 के स्तर पर नजर आ रहा है। तो दोस्तों इससे पहले सोमवार और मंगलवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही थी। वहीं दोस्तों कच्चा तेल $100 के नीचे आ गया है। तो दोस्तों अभी यह $99 प्रति बैरल पर व्यापार कर रहा है। इससे न केवल पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की संभावना है, बल्कि विमान यात्रा से लेकर पैंट, कपड़े और सीमेंट तक सस्ते हो सकते हैं। तो दोस्तों चीन के बड़े इलाकों में कोविड के नए वेरिएंट का संक्रमण फैलने के बाद लगी पाबंदियों की वजह से क्रूड की मांग कमजोर पड़ने की आशंका के चलते यह गिरावट आई है। तो दोस्तों सरकारी कंपनी महानगर गैस सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। 12 जुलाई को आधी रात से ही मुंबई में सीएनजी के दाम ₹4 प्रति किलो और पीएनजी के दाम ₹3 एससीएम बढ़ाए हैं। तो दोस्तों इसके मुताबिक मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में सीएनजी का नया रेट ₹80 किलो और पीएनजी का नया रेट ₹48.50 प्रति एससीएम है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।